स्वागत है आपका आज की इस वीडियो वार्ता में। मैं हूं शिवचरण सिंह। बात मैं आरंभ करूंगा कि इस्लाम को लेकर जितने भी विमर्श जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चले आते हैं, उसकी जो सबसे बड़ी विडंबना है, उसे विडंबना कहें या हम अपने देश का या इस पूरी दुनिया का दुर्भाग्य कहें, वो दुर्भाग्य और विडंबना है कि हम इस्लाम को एक पंथ की मान्यता दे करके, या यूं कह लें कि इस्लाम को एट पार विथ एनी अदर रिलीजन या पंथ के साथ हम इस विमर्श को सामने रखते हैं। और यहीं आकर के सारी बातें जो हैं वो घातक हो जाती हैं, दुर्भाग्यपूर्ण हो जाती हैं। अभी आप देखिए, जब तक वक्फ बोर्ड का मामला सोशल मीडिया में था और विशेष करके जो राष्ट्रवादी चिंतक और विचारक कह लें, या जो लोग इस पर मुखर होकर के अपने मंतव्य को रखते थे, जब तक उनके रेल में ये मुद्दा था तब तक बातें सही सही हो रही थी। लेकिन तब एक और बहुत बड़ी बात थी कि सोशल मीडिया में जब कोई विमर्श होता है तो उसे देखने वाले मैक्सिमम लोग उसमें एक डिसबिलीफ का एलिमेंट रख करके देखते हैं कि पता नहीं ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मामला है कहीं वो तो नहीं है। यानी विद इन इन्वर्टेड कॉमास में रख करके देखते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो कहीं एक नैरेटिव का हिस्सा होने के कारण तथ्यात्मक रूप से गलत तो नहीं है। आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जब वक्फ बोर्ड का मामला सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के रेल में था तो मैक्सिमम लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं थी। जब कोई इस बात को पॉइंट आउट करता था कि वक्फ बोर्ड के लोग यदि किसी हिंदू के किसी प्रॉपर्टी को, किसी गांव को, किसी बहुत ही प्राचीन मंदिर को यदि वक्फ की संपत्ति कह देंगे तो वो उनका हो जाएगा, इस बात को सुनने के बाद हम में से प्राय लोग इस डिसबिलीफ में रहते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब यही विमर्श मेन स्ट्रीम मीडिया में चला गया तो हमें लगा कि नहीं नहीं, ये बात सच हो गई। इसलिए एक बात तो आप तय मानिए कि जो आज हम सोशल मीडिया का विमर्श रखते हैं उसे कल को मेन स्ट्रीम मीडिया का विमर्श होना ही होगा, तभी जाकर के वो बातें पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। ये तो 240 के आंकड़े का कमाल है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अब बीजेपी की सरकार न होकर के एनडीए की सरकार बन गई है तीसरे टर्म में, उसने वक्फ बोर्ड का मामला सामने लाया। क्यों लाया? दो कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर के काफ़ी चर्चा थी कि भाई राष्ट्रवाद के मुद्दे, यानी उन मुद्दों को सरकार कब उठाएगी जिसके लिए हमने मोदी गवर्नमेंट को वोट किया था। तो इस बात से मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई विशेष विमर्श नहीं होता था। जितनी बातें होती थी वो सारी की सारी बातें सोशल मीडिया में होती थी। तो इस मामले को खैर अब क्यों उठाया, कैसे उठाया, सभी महत्वपूर्ण है कि जैसे ही ये मामला, जैसे ही ये वक्फ बोर्ड का नैरेटिव सोशल मीडिया से उठ करके मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के पार्लियामेंट तक पहुंचता है, सारा का सारा नैरेटिव घातक हो जाता है। आप कहेंगे घातक होता है, सबसे इसमें पॉइंट वाइज समझना होगा हमें। सबसे पहले घातक इसलिए होता है कि हम ये कहना शुरू कर देते हैं, इस्लाम को पहले तो मजहब नहीं कहते हम। बहुत सावधानी से अगर कोई कहेगा तो कहेगा इस्लाम एक पंथ है। उससे भी बढ़ करके इस्लाम धर्म करके, मैं उस तरह की गलतफहमी में कभी रहता नहीं हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले उस शब्द को यहाँ से अलग, इस्लाम और धर्म का कहीं से दूर 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 तक लेना देना नहीं है। रिलीजन तो हो भी सकता है और मजहब तो यह है, लेकिन एक किस तरह का मजहब है, और अगर किस तरह का मजहब कहने से अच्छा है कि यही एक मात्र मजहब है जिस मजहब का पर्यायवाची होता है दुनिया का विनाश, अच्छाइयों का विनाश, बुराइयों का प्रश्रय। इस तरह से पहले इस्लाम को समझना होगा, और तब जब विमर्श में हम आएंगे तब हम इस तरह की बातें कहना बंद कर देंगे। देखिए, पार्लियामेंट में जितने लोग उठे, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, बीजेपी से किरण रिजिजू एक अच्छे वक्ता को रखना चाहिए था। किरण रिजिजू जिसकी हिंदी ही ढंग की नहीं है, जिसका आर्टिकुलेशन ही सही नहीं है, उस मंत्री को दिया गया इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखने को। अगर लिखा हुआ भी पढ़ना हो तो भी वो व्यक्ति ढंग से नहीं पढ़ सकता है। तो सबसे पहला तो विमर्श की लड़ाई में बीजेपी यही हार जाती है कि किसको कहाँ रखना है। या अगर शुरू से ही ये था कि नहीं भाई वक्फ बोर्ड का मामला आएगा तो उस मंत्रालय को ही किसी और को दे देते, जिस मंत्रालय को हेड कर रहा है किरण रिजिजू।
नहीं, मामला यहाँ दूसरा है कि जैसे ही मेन स्ट्रीम में कोई बात आती है तो वो मामला डाइल्यूट ही नहीं हो जाता है, बल्कि अब उसके विमर्श को लोगों के कान में जहर से बिंधे हुए शीशे के उस पिघले हुए बूंद की तरह टपकाया जाता है, जो भीतर जा करके एक परमानेंट शक्ल ले करके वो बेबस्त हो जाता है। क्या क्या बातें कही जा रही हैं उसमें से मैं कुछ चुनिंदा बातों को कह रहा हूं। संसद में जदयू के सांसद और जदयू के कोटे से मंत्री ललन सिंह ने अपनी बात रखी और कहा कि देखिए भाई, आप लोग बार बार वो अपनी सफाई दे रहे थे, क्योंकि सारे विपक्ष के सामने जो एनडीए गवर्नमेंट और उसकी जो पूरी मशीनरी है वो डिफेंस पे खेल रही थी। आप जब डिफेंस पे खेलेंगे तो आपका विकेट गिरेगा ही गिरेगा। अब डिफेंस पे खेलने के लिए सबसे पहला, जितने भी जो मुस्लिम नेता है ना, वो सब जानते हैं कि तुम किस विकेट पे खेल रहे हो। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये कोई मस्जिद थोड़ी है, ये आपका कोई रिलीजियस अफेयर थोड़ी है जिसमें हम दखल दे रहे हैं। वक्फ बोर्ड तो मुस्लिम समाज के दबे कुचले बेवा बच्चे और अनाथ, इन सब लोगों की भलाई के लिए जो बनाया गया है उसको हम वक्फ बोर्ड कहते हैं। सबसे गंदा और घटिया नैरेटिव को हम वहां पर रख देते हैं। इसीलिए अगर इसमें हम अगर नॉन मुस्लिम्स को भी रखते हैं तो दैट इन अल्टीमेट टर्न विल गो इन फेवर ऑफ दोज हु आर डिप्राइव्ड पार्ट एंड सेक्शन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी। नैरेटिव चला गया गच्छा खाने। अब लोग क्या समझेंगे कि वक्फ बोर्ड कोई बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि इस्लाम में मुस्लिम समाज में दबे कुचले हुए लोगों के उत्थान के लिए जो संस्था काम करती है उसे हम वक्फ कहते हैं। यानी वो बोर्ड जहां पर लोग दान में अपनी संपत्ति को, अपनी जमीन को देते हैं, जिससे कि गरीब मजलूम और फलाना ठिकाना बेवा बच्चे ये वो डिप्राइव्ड सिप्राइव्ड, ये जो सारे जो लोक लुभावन शब्द हैं उनको हम सामने रख देते हैं। अब परिणाम क्या निकलता है? लोगों के बीच तो यही नैरेटिव पहुंचेगा सोशल मीडिया में, या यूं कह लें कि इस पूरे इस्लाम रूपी षड्यंत्र को समझने और जानने वाले लोगों तक ये बात तो पहुंचेगी नहीं। तो परिणाम क्या निकलेगा? हम विमर्श की लड़ाई में इस्लाम को महिमा मंडित कर देंगे। तब विलेन कौन बनेगा कि जब वक्फ इतने अच्छी एक संस्था है तो फिर इस संस्था को कर्टेल करना, इसको दबाना कुचलना, ऐसा करने के पीछे क्यों आमादा है एनडीए गवर्नमेंट 3 या मोदी गवर्नमेंट 3.0? इस तरह के विमर्श से लोगों के मन में ऐसे कुछ उल्टे पुल्टे सवाल आने लगते हैं। दूसरी गड़बड़ी क्या है? अगर आपने इस बात को रखना ही था तो फिर आप इसके सही इतिहास को बताते। पार्लियामेंट में इस पर चर्चा करने के लिए मंत्री को बिल पेश करने देते और किसी एक अच्छे वक्ता को बीजेपी के तरफ से खड़ा कर देते, क्योंकि इसमें जदयू का कोई अच्छा वक्ता नहीं आ सकता है, टीडीपी का कोई अच्छा वक्ता नहीं आ सकता है, क्योंकि उनके मन में पहले ही संशय है। ये तो कहिए कि ललन सिंह ने कम से कम इतना तो कह दिया कि नहीं भाई देखो, ये जो है ना, इसका हम तुम्हारे धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ये तो तुम्हारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इसलिए हम इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। वो भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत गड़बड़ियां रही हैं। देयर हैड बीन ए नंबर ऑफ एनामोलीज इन द रनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी नोन एज वक्फ बोर्ड। ऐसा कह करके डिफेंस पे खेलना शुरू कर देते हैं ललन सिंह। परिणाम क्या आता है? समाज में एक गलत मैसेज जाता है। कोई एक और अच्छा वक्ता आना चाहिए था हिंदुओं की तरफ से राष्ट्रवादी विचार को लेकर के, और उसे बताना चाहिए था कि देखिए भाई, इस्लाम की जितनी भी संस्थाएं हैं उसके मूल में एक ही शब्द है, जिहाद। क्योंकि इस्लाम अंततः 2 वाक्यों पर टिका है। ये 2 वाक्य के अलग अलग 2-2, 3-3, 4-4 शेड्स हैं, लेकिन मूलतः इस्लाम टिका हुआ है 2 वाक्यों पर। वे 2 जो अरबी वाक्य हैं वो हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, और इन दोनों को गाइड करने वाला जो शब्द है वो है दारुल हरब और दारुल इस्लाम। हम इसकी बात नहीं करते हैं, हम लगते हैं पत्तियां तोड़ने। वक्फ ये है, वक्फ के पास 9 लाख एकड़ 10 लाख एकड़ संपत्ति है, ये रेलवे और सेना के बाद तीसरी ऐसी संस्था है। अरे है, ये तो तथ्य बताना होगा, लेकिन तथ्य के पहले ये तो बताना होगा कि ये गुंडा ये मवाली है। एक गुंडे के पास ऐसी संपत्ति है,
इस बात को तो कहना होगा। और इस संपत्ति का एकमात्र उद्देश्य है जिहाद। इस बात को तो हम बताते नहीं हैं। जिहाद और वक्फ को लेकर के हम लोगों के अंदर पूरी तरह से मिसकॉन्सेप्शन को रख देते हैं, क्योंकि ये जो वक्फ है, अगर इसको कहना ही है तो बोर्ड मत कहो, इसे कहो वक्फ जिहाद। यानी कि वक्फ की आड़ में एक ऐसा जिहाद करना, नहीं तो तमिलनाडु के एक पूरे गांव को, जहां पर शताब्दियों पुराने एक मंदिर को भी वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर देना, कभी किसी जमाने में किसी हिंदू स्थल को ताजमहल के रूप में कन्वर्ट कर दिया, उसे भी वक्फ की प्रॉपर्टी के रूप में क्लेम करने लगना। फिर दुनिया भर में कोई भी हिंदू, कोई बड़ी, यहाँ तक कि अंबानी का जो एंटीलिया है मुंबई में, उसे भी लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टी करार कर दी। दिल्ली का, जिसे लुटियंस दिल्ली कहते हैं, लुटियंस दिल्ली का मैक्सिमम पार्ट, या दिल्ली को आप अगर इस तरह से कहें तो वो दिल्ली को 9/10 हिस्सा दिल्ली का वक्फ बोर्ड में मानते हैं। वो पूरी वक्फ की प्रॉपर्टी है। यानी वो चाहें तो सब चीज़ों को खाली करा सकते हैं, और नहीं तो उनका रेंटल ले सकते हैं for the benefit of the वक्फ बोर्ड, which in turn within inverted commas will work for the welfare of the members of the downtrodden Islamic followers। इससे क्या निकलता है नतीजा, कि एक गुंडे मवालियों की संस्था है, एक तरह से कहते हैं वसूली करने वाले लोगों की संस्था है, जो रैंसम मांगते हैं। तो रैंसम मांगते हैं, हम रैंसम दे देते हैं। अच्छा ठीक है भाई, चलो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब इसके इतिहास में, अच्छा मैंने जो पहले कहा किताल फी सबीलिल्लाह, जिहाद फी सबीलिल्लाह, इसको जो गाइड करने वाला 2 शब्द है उसे पहले समझ लीजिए। दारुल हरब, ये पूरी दुनिया दारुल हरब है, यानी अंधेरे में है। और इस अंधेरे को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही आइडिया है पूरी दुनिया को इस अंधेरे से बचाने के लिए, उसका नाम है जिहाद, दारुल इस्लाम। तो दारुल इस्लाम कैसे आएगा? वो आएगा अल्लाह के रास्ते में संघर्ष करने से, युद्ध करने से। वो युद्ध कैसा है, किसके खिलाफ है? जालिमों के खिलाफ है। कौन जालिम है? जो जुल्म करता है। जुल्म कैसे करता है? वो जुल्म ऐसे करता है, ऐसा नहीं करता कि किसी मस्जिद को जाके तोड़ दे, किसी इस्लामिक ऐसे चिन्ह को जाकर के विध्वंस कर दे, नहीं। ये जो भी लोग, देखिए इन शब्दों को पहले समझ लीजिए, फिर वक्फ बोर्ड का नशा उतर जाएगा। इसका जो गंदा नैरेटिव जो बीजेपी ने खड़ा करने का, मैं तो इसलिए रिस्पॉन्सिबल करता हूं, उस पर आऊंगा बीजेपी की डिजाइन पे, क्योंकि आप जब नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, रहने दीजिए पेंडिंग लंबे समय तक, और करना चाहते हैं तो तरीके से कीजिए। तो उस पर बाद में आता हूं, पहले मैं आपको बताता हूं डिजाइन क्या है। डिजाइन ये है कि ये पूरी दुनिया दारुल हरब है। इस अंधेरे को दूर करने के लिए दारुल इस्लाम जरूरी है, और दारुल इस्लाम तब तक नहीं आएगा जब तक इस दुनिया से जुल्म का नाश ना हो जाए। ये उनका कॉन्सेप्ट है, यानी कुरान का और उस गुंडे मोहम्मद का। उसने क्या किया? उसने कहा कि इस दुनिया में हर एक वो इंसान जो इस्लाम के रास्ते में खड़ा है वो जुल्मी है, और हर जुल्मी, हर जालिम का कत्ल जो है वो वाजिब कातिल है। इसीलिए जिहाद का जो दूसरा हिस्सा है वो है किताल फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में कत्ल करो, कत्ल करो, कत्ल करो। तो अब सवाल है कि भाई जो जुल्म करेगा उसे कत्ल कर दो। अब आप बताइए कि इस्लाम में जुल्म करने वाले की परिभाषा क्या है? सीधी सी परिभाषा है, जो कोई भी इस्लाम को नहीं मानता वो जुल्मी है, और उसको कहा जाएगा पहले तो मान लो, और नहीं मानोगे तो उसी क्षण किताल फी सबीलिल्लाह। जिहाद फी सबीलिल्लाह का एक हिस्सा है दारुल हरब, दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? चलो भाई तुम जुल्मी हो, कोई बात नहीं, कल तक जुल्मी थे, आज से तुम इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, तुम जुल्मी नहीं रहोगे। नहीं एक्सेप्ट करोगे तो तुम जुल्मी हो, तुम्हारे जुल्म को खत्म कर ले, तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। तो किताल फी सबीलिल्लाह, यही पूरा का पूरा गैमेट है। अब आप कहेंगे कि जिस व्यक्ति ने इस्लाम नामक चिड़िया का नाम नहीं सुना, किसी साउथ अमेरिकन कंट्री के रिमोट किसी गांव में जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई टावर नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, ऐसे गांव में रहने वाला एक किसान जिसे अपने ही देश के शासकों की कोई जानकारी तक नहीं, अगर वो भी वहां बैठ करके अपने जीवन में शांति प्रिय तरीके से खेती गृहस्थी करता हुआ और अपने जीवन को यूं बिता रहा है मानो यही उसकी नियति हो, वो भी जुल्मी है। इस अरब के खतरनाक गुंडे मवालियों वाले इस
दस्यु समूह के लिए, इस गैंग्स ऑफ इस्लामिस्ट्स के लिए, क्योंकि वो इस्लाम को नहीं मान रहा। अरे भाई, उसके तक कोई कम्युनिकेशन ही नहीं पहुंचा, वो जानता ही नहीं तुम्हारी शक्ल सूरत क्या है, फिर भी वो जुल्मी है, क्योंकि मोहम्मद ने ऐसा कहा था, क्योंकि मोहम्मद के कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, और क्योंकि उसमें यह भी लिखा हुआ है कि उसे तुम्हें इस्लाम में शामिल करना होगा, क्योंकि वो जुल्मी है, तो उसके लिए तुम्हें जिहाद फी सबीलिल्लाह करना होगा, और नहीं माने तो किताल फी सबीलिल्लाह करके उसकी जो जीवन है उसके जीवन को खत्म कर देना होगा। यही सारा मामला है। इस मामले को अलग अलग नामों से, और हमारे देश में जो नपुंसक लोग रहे हैं, विशेष करके नेहरू ने 1954 में वक्फ बोर्ड का गठन किया। एक इंपॉर्टेंट ईयर हो गया, उसके बाद वो चलता रहा जैसे तैसे चलता रहा। उसमें बस यही था कि भाई चलो वक्फ बोर्ड है, लोग इसमें अपनी संपत्तियों को, ओके, एक सेंट्रलाइज्ड पूल ऑफ प्रॉपर्टीज है, सेंट्रलाइज्ड पूल ऑफ एसेट्स है, जिसका इस्तेमाल जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जब और जैसे जरूरत होगी वैसे किया जा सकता है। इस नाते वो वक्फ बोर्ड था। लेकिन जैसे जैसे इस वोट बैंक की राजनीति अगली से अगलियर और अगलियर से अगलियस्ट ट्विस्ट लेती चली गई, 1995 में, यानी आप मान के चलें कि लगभग 50 साल के बाद, नहीं 40 साल के बाद, एक 40-41 साल के बाद एक ऐसा मोड़ आता है जब बात और नैरेटिव को जो है समाज वो एकदम नहीं समझ रहा होता है। तब कांग्रेस के रिजीम ने वक्फ बोर्ड को और एम्पावर कर दिया, और एम्पावर करके इसे इतना मजबूत कर दिया कि अब ये जो है इसको लीगली आप चैलेंज नहीं कर सकते। इसमें ट्राइब्यूनल बना दिया गया, इसकी सुनवाई कहीं और नहीं होगी, जो प्रॉपर्टी इसकी है इसके लिए इसे सफाई देनी नहीं होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर कल को हम में से किसी एक के जमीन जायदाद को वक्फ ने ये कह दिया कि ये हमारी है, और कल को वो क्लेम ही नहीं करेगी, उस पर वो अपना एक्विजिशन भी ले लेगी, उस पर कब्जा भी ले लेगी, और अब ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस विक्टिम की है कि अब तुम जा करके उसके ट्राइब्यूनल में ये साबित करो कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, और अगर ट्राइब्यूनल में हार जाते हो तो तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। 2013 में इसको और अधिक एम्पावर कर दिया गया, और उसके बाद से इसकी नोटोरिटी को जो है देश कोई समझ ही नहीं पाया, क्योंकि ये मेन स्ट्रीम नैरेटिव में आया नहीं। मेन स्ट्रीम नैरेटिव में इसके वो जो खतरनाक जो इसके जो पंजे थे वो तो दिखाने लगे लोग, लेकिन फिर नैरेटिव ले गए पीछे, विशेष करके पार्लियामेंट में डिस्कशन के रूप में, कि नहीं ये तो मुस्लिम समाज के दबे कुचले, बेवा, अनाथ, डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड, डाउनट्रोडन लोगों के उत्थान के लिए, उनके जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, इसके लिए जो कोई भी अपनी मर्जी से अल्लाह के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी कर देता है, उस प्रॉपर्टी का इनके वेलफेयर में, इनके भलाई में जो इस्तेमाल होता है उसके लिए होता है। और ऐसा कह करके हम फिर किसको डिफेंड करते हैं? उस मोहम्मद को, जो गुंडे मवालियों के एक समूह को लीड करता था, स्वयं भी गुंडा था और दूसरे को भी गुंडागर्दी के रास्ते पे ले जाने के लिए। अब सवाल है, देखिए, गुंडा क्यों चाहेगा आप किसी ऐसे जगह पे जाएं जहां गुंडों मवालियों की संख्या अधिक हो, आप हर तरह से उनका विरोध करते हो, लेकिन दुर्भाग्य से उनके बीच में, कैसे भी नीच और गंदे लोगों के बीच में आपको यदि आपके दुर्भाग्य ने आके पटक दिया, आप कुछ कसमसाते रह जाएंगे, अंदर से जलते रह जाएंगे, क्योंकि आप उनके विरुद्ध अकेले निकल नहीं सकते, विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे विरोध करेंगे फिर उनके निशाने पे आप आ जाएंगे, तो आप चुप रहते हैं। लेकिन वे गुंडे मवाली अगर कहीं दूर जा करके किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहां पे अच्छे लोगों का बोलबाला हो, तो उनकी भी हेकड़ी वहां पर बंद हो जाती है, वो भी टाइम टाइफिस कर जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ये जो नीचों का नीच लोग होते हैं वो ग्रुप में चलते हैं। तो मोहम्मद को लगा कि अकेले तो गुंडागर्दी हो नहीं सकती है, तो फिर उसने गिरोह बनाना शुरू किया। गिरोह बनाते बनाते उस गिरोह का नाम दे दिया, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया, गिरोह का नाम दिया इस्लाम, मोहम्मदनिज्म, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया कुरान। ये आज बदस्तूर जारी है। इस बात को, इस सच्चाई को हम समाज के सामने रख ही नहीं पाते हैं। रखते क्या है
इस्लाम तो एक पंथ है, और तो और लोग इस्लाम को एक धर्म भी कह देते हैं। हम भी जब इन इन बातों की गहराई में नहीं जाते थे तो मुसलमानों से तो घृणा करते थे, इन्हें हम विधर्मी मानते थे, यवन मानते थे, इनका छुआ और इन सब चीज़ों से बचते थे। लेकिन फिर भी हम कहते थे कि ये अपने अपनी एक मान्यता में है। लेकिन वो कैसी मान्यता है? मान्यता तो आज भी वो उनकी है, उनका बिलीफ सिस्टम तो आज भी है, लेकिन वो किसके लिए? अगर उनका अल्लाह कोई अल्लाह है भी तो कैसा अल्लाह है? कोई खतरनाक रावण टाइप का कोई होगा, जिसे अगर वो गॉड कहते हैं तो कोई रावण टाइप का लॉर्ड गॉड होगा कहीं बैठा हुआ, कहीं कोई कंस टाइप का, कोई किसी हिरण्यकशिपु टाइप का कोई एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऊपर में बैठा होगा जो इनको गाइड कर रहा है, क्योंकि दूसरा कोई इनको गाइड नहीं कर सकता इस तरह के खतरनाक टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिसे हम कुरान कहते हैं। ऐसे में इस तरह के नैरेटिव को अगर पार्लियामेंट ही पुश करने लगे तो समझ लीजिए कि मामला गड़बड़ है, क्योंकि आप सुधार कर रहे हैं। आप सुधार कहां कर रहे हैं? विद इन इस्लाम कर रहे हैं। नेहरू 1954 में इसको लाया ना, तो 47 से लेके 54 तक, उसके पहले ठीक था, इनका बोर्ड वोट था, वो अपना प्राइवेटली जो करते थे। उसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अथॉरिटी तुमने दे दी थी, गवर्नमेंट का जो स्टैंप लगा दिया था 1954 में, 1954 के पहले तो नहीं था, आज भी नहीं होता। तुम करो ना अपने बैठ कर, ठीक है, तुम अपना मस्जिद में जो नौटंकी करना है करो, वो उठक बैठक लगाओ, वहाँ पर बैठ करके भारत को तोड़ने के मंसूबे को बांधो, पकड़ में आओगे तो सूली पर लटका दिए जाओगे, हम ऐसा करेंगे। लेकिन हम जब एक अथॉरिटी उसको दे देते हैं, और वो भी इतनी गंदी अथॉरिटी दे देते हैं कि तुम जिस ओर इशारा कर दो प्रॉपर्टी तुम्हारी, और जिसकी प्रॉपर्टी चली गई उसका तुमने सारा वो हिसाब किताब और रकवा खाता और जो नक्शा है बना के डाल दिया, और आज तुम्हारी इच्छा हुई तो आज, कल इच्छा हुई तो कल, नहीं तो परसों उस प्रॉपर्टी को तुमने उसके नोटिस दिया कि खाली करो, यहाँ पर हमको एक मस्जिद बनानी है, यहाँ पर हमें एक अपना कुछ इस्लामिक इंस्टीट्यूशन चलाना है, मदरसा चलाना है। तो आप कहेंगे अरे भाई तो मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने खरीदी थी। तो क्या करेंगे? ये तो वक्फ की है। अब लीजिए, आप परेशान हो जाइए। अब आप फिर पता कीजिएगा कि हम कहाँ जाएं, तो मालूम चलेगा कि ना तो आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, ना आप किसी और ऐसी संस्था के पास DCLR के पास जा सकते हैं, ना किसी और कोर्ट, सिविल कोर्ट, किसी हाई कोर्ट, किसी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो एकमात्र रेमेडी आपकी क्या है? वक्फ बोर्ड का जो एक ट्राइब्यूनल है। कांग्रेस के घटिया कारनामों का ये जीता जागता उदाहरण है। अब आप क्या करेंगे? आप उसके दरवाजे को खटखटाएंगे, और वो अगर अपने तरीके से, चूंकि वो बैठा ही इसीलिए है वहां पर कि आपके हक को नकार देने, नहीं भाई, ये तो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो चुकी है, और जो वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक बार जो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई फिर वो अल्लाह की प्रॉपर्टी हो गई। एक बार जो हिरण्यकश्यप ने घसीट लिया, एक बार जो कंस ने ले लिया, एक बार जो रावण ने ले लिया, फिर उसके कब्जे से नहीं छुड़ा सकते आप। ये उनका मानना है। हमें मालूम है ये अख वक्फ, ये इस्लाम बिस्लाम, ये मोहम्मद तुहम्मद, ये कुछ नहीं रहने वाला है। ये सब आज नहीं तो कल जाने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन सबों के बावजूद हम जब इस खतरनाक इरादे को एक नैरेटिव के रूप में इस्तेमाल या समाज में प्रसारित करने में विफल हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब जन जागृति का जो अभियान है वो सीमित हो जाता है। फिर वो क्या करेगा? वो एक सुधारात्मक बातें करेगा, जैसे 3 तलाक के संदर्भ में किया, तलाकशुदा महिलाओं को जो भुगतान देना है उसके संदर्भ में किया, एलिमनी देने के संदर्भ में किया। ठीक वैसे ही बातें हम करने लगते हैं। फिर हम इस तरह की बातें नहीं करते कि नहीं भाई ये तो सिरे से गलत है, इस्लाम के बारे में कोई चर्चा नहीं करनी होगी, एक जुल्मी, इसे उल्टा कहना पड़ेगा, जैसे वो पूरी दुनिया को जुल्मी कहते हैं। इस तथ्य को हम जानते नहीं, लेकिन हम फिर भी हम नौटंकी जारी रखते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। वक्फ के बारे में इस रियलिटी को हमें जानना होगा कि वक्फ की बात करना ही नहीं है, ये पूरी तरह से इस्लाम का वो हिस्सा है जिसे जानना ही नहीं होगा, जिसे इस दुनिया से एक अपने आप में एक जुल्म है, और इस जुल्म को संसार से मिटाना होगा, जो पूरी मानवता के लिए श्रेयस्कर होगा। और जो पूरी मानवता के लिए होगा वो स्वाभाविक रूप से मुसलमानों के लिए होगा। इसी में मुसलमानों की भलाई है।
तो नैरेटिव को गलत तरीके से अब इसके अगड़म बगड़म चीज़ों को डिस्कस कर, लोग सोचते हैं नहीं नहीं बहुत स्कॉलरली बातें लोग कर रहा है कि वक्फ एक्ट के फलाने सेक्शन के फलाने सब सेक्शन के फलाने और सब सेक्शन में ये बात लिखी, लोग सुनकर के अरे क्या स्कॉलरली बातें कर रहा है। ठीक है ना भाई, वो हम भी आपके सामने रख करके पढ़ सकते हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन वो डिस्कस करने की चीज़ ही नहीं है। बुरी है बुराई दोस्तों, उसको उस जुल्म को खत्म करना, यानी डिफेंस पे खेलने का मतलब इस भाषा में बात करना जिस भाषा में पार्लियामेंट में लोग चर्चा कर रहे हैं। ऑफेंस का मतलब है तुम हमें जुल्मी कहते हो, हम ही तुम्हें जुल्मी कहते हैं। अरे तुम क्या कहोगे, हम तुमसे पहले कहते हैं और तुम्हारे जुल्म को हम मिटाएंगे, खत्म कहानी। इसी यहीं पे बात हमको ले जानी होगी, तभी जाकर के हम इस विमर्श की लड़ाई में जीतेंगे। और जिस दिन विमर्श की लड़ाई हम जीत जाएंगे उस दिन जो है इस जुल्म की लड़ाई में हमारी जीत होनी ही होनी है। तो सबसे पहले तो विमर्श सही तरीके से हम करें। आज के लिए, अभी के लिए इस वीडियो में वक्फ रूपी बीमारी से बचने का यही एक उपाय है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।